हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पॉइंट दैट इज़ फॉल्गर्स पॉइंट। पिछले दो वीडियो में आपने देखा कि किस तरह यूरोप में सामंतवाद ख़त्म हुआ और किस तरह वहाँ पर इनिशियल बिज़नेस को, इनिशियल ट्रेड को उरूज मिला और किस तरह वहाँ बिज़नेस फैलने लगा। आज का जो वीडियो है वो सीरीज़ का तीसरा और आखिरी पार्ट है। इसमें हम देखेंगे किस तरह यूरोप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रोनमा हुआ, किस तरह यूरोप में इजादात होने लगी और किस तरह यूरोप तरक्की करने लगा और कैसे और कहां से कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई। फ्यूडलिज्म में कारीगर सिर्फ मजदूर काम करते थे, लेकिन इसके खात्मे के बाद मज़दूरों की, कारीगरों की डिमांड बढ़ने लगी और तरह तरह के गिल्ड्स बनने लगी जिससे बाकायदगी से मॉनिटर किया जाता था। कारीगर खुद भी अपने घर से काम करने लगे, वो कच्चा माल भी वो खुद लगाते। हर गिल्ड्स में अलग ख़ास इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी ताकि काम की क्वालिटी बदले, काम में क्वालिटी आए। गिल्ड्स के सरबराहों ने बहुत से ऐसे काम किए जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव हो। गिल्ड्स के सुपरवाइज़र फैक्ट्रियों का बारीकी से इंस्पेक्शन करते थे और ये चेक करते हैं कि नाप तोल के लिए जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है वो सही है या नहीं, कच्चा माल कैसा है, इसमें इसकी क्वालिटी कैसा है, वगैरह वगैरह। कस्टमर को धोखेबाजी से महफूज रखने के लिए कुछ गिल्ड्स ने थप्पा लगाना शुरू कर दिया। ये इस बात का निशान होता कि फ़ला चीज़ की क्वालिटी अच्छी है और इसका दाम भी तयशुदा है। गिल्ड्स चीज़ों की लागत की बिना पर ईमानदारी से कीमत तय करते थे और किसी को इजाज़त नहीं थी कि वो तयशुदा रकम से एक पैसा भी ज़्यादा ले। पैसा मैं अपनी ज़बान में कह रहा हूँ। अब जो बिज़नेस हो रहा था, जो ये ट्रेड हो रहा था, बिल्कुल नया था। बिजनेसमैन को दूर दराज के मुल्कों के लोगों से मिलना पड़ रहा था, उनसे उनसे पहचान हो रही थी, दोस्ती हो रही। रुपयों पैसे का लेन देन में बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा था। यूरोपियन लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए अब काफ़ी सरमाया मिला और इन्होंने जॉइंट स्टॉक कंपनी की बुनियाद डाली, जिसे हम आज स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इंग्लैंड में पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से कायम हुई। इसके 420 शेयर होल्डर्स थे। इन 420 शेयर होल्डर में से हर एक ने 25 पॉइंट सरमाया लगाया। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी इतनी मशहूर हुई कि समुद्री लुटेरों की मुहिम के लिए भी इस तरह का सरमाया प्रोवाइड किया जाने लगा। इस तरह की कंपनियां हर जगह बनने लगी। दरअसल इन कंपनियों को अपनी हुकूमतों से सरपरस्ती हासिल थी, इसलिए वो अपनी हुकूमत से ज़्यादा बिजनेस राइट्स ही नहीं बल्कि उनसे कब्जा भी ले लेते थे। बिजनेस के एक्सपेंशन के साथ साथ साहूकारी का नाम का नया वर्ग वजूद में आया और ये बहुत ही मौसर साबित हुआ। कभी कभी बादशाह भी इन साहूकारों से कर्ज ले लेते थे, जिन्हें हम आज के ज़बान में फाइनेंसर या बैंकर्स कह सकते हैं। तिजारत की ज़बरदस्त तरक्की, नए मुल्कों से दौलत कमाने के अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेसमैन और बैंकरों के ख़जाने में दौलत के अंबार, इन सब बातों से लगता है कि यूरोप में उस वक्त यूरोप में हर तरफ खुशहाली थी। लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं। 16वीं और 17वीं सदी में और इस वक्त भिखारियों की एक बहुत बड़ी तादाद यूरोप के बड़े शहरों में पाई जाने लगी थी। 1630 में पेरिस की 1/4 आबादी भिखारियों की थी और फ्रांस के देही इलाकों में तकरीबन आधी आबादी फाके से परेशान थी और दूसरे यूरोपीय मुल्कों का भी कुछ इसी तरह का हाल था। जिस ज़माने में इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस बिजनेस के ज़रिए अपनी दौलतें जुटाने में लगे थे, तो स्पेन अलग ही तरीके से, अलग ही सादगी से अपने ख़जाने भर रहा था। इसके जहाज़ इंडिया का समुद्री रास्ता तो मालूम करने में नाकाम रहे, लेकिन वो नॉर्थ और साउथ अमेरिका पर इत्तेफाकन पहुँचे और वहाँ अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब रहे और उन्होंने वहाँ पर बहुत सी कॉलोनीज़ बना दी। मैक्सिको और पेरू में सोने की बहुत सी खानी थी। स्पेन के जहाज़ धड़ाधड़ ये धात वहाँ से स्पेन पहुँचा रहे थे। 1545 से 1560 तक स्पेन इन खानों से 20 लाख किलो या टन चांदी निकालता रहा। 45 से 60 तक ढाली जाने वाली चांदी 6 गुना बढ़ गई और 72,73,000 हो गई। फिर 1580 से 1600 ये 3,40,000 हो गई। दौलत का सैलाब स्पेन के साथ साथ पूरे यूरोप में फैला। इस दौलत ने स्पेन के राजाओं को अपनी सल्तनत बढ़ाने के लिए बेचैन कर दिया और बेवकूफ़ाना फैसले करके राजाओं ने सारी दौलत ज़ाया करा दी। इसके बाद चांदी की कीमतों में बहुत इजाफा होने लगा। 1700 में चांदी की कीमत 3 गुना बढ़ गई। इस ज़माने में बिजनेसमैन की और कारीगर की जो गिल्ड्स थी वो एक छोटे और लोकल बाज़ार के लिए ठीक थी, लेकिन जब बाज़ारों ने नेशनल और इंटरनेशनल शक्ल अपनाई तो ये पुराने गिल्ड्स काम नहीं आ सकी। लोकल कारीगर सिर्फ
लोकल बिजनेस के उसूल जानता था, लेकिन ऐसे बिजनेस को चलाना जो पूरे मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से ताल्लुक़ रखता हो, ऐसी तिजारत पुराने दस्तकार के पुराने कारीगर के बस की बात नहीं थी। जैसे जैसे मार्केट फैलना शुरू हुआ वैसे वैसे एक नई इदारे की शुरुआत हुई और ये इदारा था मिडल मैन ने मंडी की ज़रूरतों को महसूस करते हुए पुराने निज़ाम में बहुत ही तब्दीलियाँ। वो कारीगर को मशवरा देने लगा कि फ़ला तरीक़े से तैयार की जाए और इस किस्म की शक्ल हो तो मांग में इजाफा हो सकता है। इस तरह मिडल मैन ने कारीगरों ख़ास किस्म की चीज़ें बनाने पर लगा दी। यहीं से स्पेशलाइजेशन की शुरुआत हुई। जब कोई ख़ास काम को करने के लिए बहुत से आदमी काम पर लगाए जाएँ तो काम बहुत से आदमी में बढ़ जाता है। हर आदमी अपना ख़ास काम करता है। बार बार एक काम करने से इस काम में इसकी महारत बढ़ जाए, उस काम में वो स्पेशल होता जाता है। यह तरीका वक्त तो बचाता है, साथ में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है। ये नई बातें मिडल मैन की दिमाग की उपज थी। इसने पुराने तौर तरीक़े बिल्कुल बदल दिए, लेकिन पुराने कारीगरों की सोच बिल्कुल अलग थी। वो अपने काम में किसी को शरीक नहीं कराते थे और वो अपना काम किसी को नहीं सिखाते थे। उन्हें हमेशा उनके कारीगर की हुकूमत चाहिए थी जो मिडल मैन उसे छीन रहा था। इसी बिना पर मिडल मैन और पुराने गिल्ड्स में काफ़ी अर्सा झगड़ा रहा। बाजार की इन बढ़ती हुई तकाज़ा था कि फैक्ट्रीज़ को नए तर्ज पर बनाया जाए। इन फैक्ट्रीज़ को चलाने के लिए बड़ी ज़बरदस्त और कीमती मशीनों की ज़रूरत थी और दूसरी तरफ इन मशीनों की तैयारी के लिए ज़बरदस्त सरमाए की ज़रूरत थी। इस तरह धातुओं की खानों का भी मामला था। इसलिए सरमाया पूरा करने के लिए फिर से जॉइंट स्टॉक कंपनियां कायम की गई और दौलतमंदों की एक तादाद ने मिलकर सरमाया इकट्ठा किया। नए मुल्कों की दरियाफ्त ने नए फैक्ट्रीज के लिए गुंजाइश पैदा की। शक्कर की, तंबाकू की फैक्ट्रीज को काफ़ी उरूज मिला। हुकूमत ने लोगों को कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी प्रेरित किया, काफ़ी प्रोत्साहित किया। 16वीं सदी से 18वीं सदी तक मिडिल एज का खुद मुख्तार सेल्फ सफिशिएंट कारीगर गायब हो गया और इसकी जगह एक ऐसे तबके ने ली जिसकी ज़िंदगी मिडल मैन पर डिपेंड करती, जो इस तबके को इस वर्क को उजरत देकर इसके लिए काम प्रोवाइड कर। 17वीं सदी की इनिशियल डिकेड्स में जब इंपोर्ट का सिलसिला शुरू हुआ तो यूरोपीय हुकूमतों ने इस दौर में बाहर भेजी जाने वाली चीज़ों पर हुकूमत की तरफ से माली मदद देनी शुरू की ताकि बाहरी मुल्कों में ये चीज़ें सस्ते दामों पर बेची जा सकें, ज़्यादा तादाद में बेची जा सके और फैक्ट्री वालों को भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पैदा करने का मौका मिले। दूसरी तरफ अपनी चीज़ों को बाहरी चीज़ों से बचाने के लिए यूरोपीय ममालिक ने उन चीज़ों पर ड्यूटीज़ लगाना शुरू कर दिया ताकि बाहर से आने वाली अशिया महंगी हो जाए और लोकल चीज़ें। 17वीं और 18वीं सदी में यूरोपीय मुल्कों ने अपनी फैक्ट्रियों अपनी इंडस्ट्रीज़ की तरफ के कारखानादारों की बहुत सारी मदद की और बल्कि ये गैर और दूसरे मुल्कों की कारीगरों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी अपने मुल्क में बुलाया जो बिजनेस के और इंडस्ट्रीज़ के नए तरीके जानते थे, जो बता सकते थे और इन्हें अपने मुल्क में बसाने के लिए तमाम काम किए। इनके लिए इनको प्रेरित किया कि अगर वो आकर बस जाएँ तो इनसे कोई भी टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। इनको रहने के लिए घर दिए जाएंगे बगैर किराए की, वो भी बगैर किराए पर, और इनको अपने खुद के कारोबार के लिए कर्ज भी दिया जाएगा। यहाँ तक कि कारीगर अगर खुशी से आने को तैयार ना होता तो इसे अगवा करके भी लाया जाता। इन दिनों फ्रांस के वज़ीर आज़म कोलबर्ट ने सिर्फ ऐसे लोग इसी काम के लिए रखे थे जिनका काम ये होता कि वो बाहर के कारीगरों को फ्रांस में आने के लिए आमादा करें। 1750 तक इंग्लैंड ज़्यादातर खेती करने वाला मुल्क था। तकरीबन 1760 के बाद से इस मुल्क में तेज़ी से मशीनें बनना शुरू हो गई, जिससे एक ज़बरदस्त इनकलाब का जन्म हुआ। इसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। हालांकि इंग्लैंड इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा और ज़बरदस्त रिवॉल्यूशन वहाँ पर आया। इसका जवाब हम एक राइटर पामदत्त की ज़ुबानी सुनते हैं। 1750 के बाद हिंदुस्तान में कंपनी के हाथों जो लूटमार मचाई गई, इनकी बुनियादों पर जदीद इंग्लैंड कंस्ट्रक्ट हुआ। जब 1757 में प्लासी की जंग हुई और इसमें बरतानिया को बहुत बड़ी जीत मिली। इसके बाद ऐसा मालूम होता था कि इंग्लैंड के दरमियान जो बंध था वो टूट गया। इंडिया की दौलत समुद्री तूफान की तरह इंग्लैंड आने लगी। इस दौलत की कसरत ने इंग्लैंड में ईजादात को हवा दी। प्लासी की जंग के बाद इंग्लैंड में कई बड़ी चीज़ें ईजाद होने लगी, जिससे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। 1764 में कपड़ा काटने की मशीन ईजाद हुई। 1765 में वॉट ने भाप का इंजन बना दिया, जिसे 1769 में पेटेंट करा दिया गया। 1755 में
आर्कराइट ने सूती कपड़े की दूसरी मशीन ईजाद की। 85 में इसने भाप से करके चलाना शुरू की और 1788 में कई एक इंजन और भट्टियां भाप से चलने लगी। इस तरह इन नई नई इन्वेंशन से फ़ायदा उठाने के अपॉर्चुनिटीज़ खुल गए। ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल हिस्ट्री के बाहर कंघम ने लिखा कि ब्रिटेन में इस ज़माने में इतने बड़े पैमाने पर इजाज़त सिर्फ इसलिए नहीं होने लगी थी कि जैसे लोगों की जहानत आनन फानन फूट पड़ी हो, अचानक उनमें जहानत आई हो, बल्कि इसके असर वजह ये में बहुत सारा पैसा जमा हो गया। आर्कराइट और वॉट खुशकिस्मत थे कि हालात इनके लिए साजगार थे, क्योंकि जब कीमती मशीनें बनाई जाती तो ऐसे तरीके मालूम की जाती है कि इनमें लागत बहुत आती हो। इसके लिए बहुत से पैसे की ज़रूरत भी होती थी। कोई आदमी चाहे वो कितना भी अक्लमंद हो, कितना भी ज़हन हो, किसी चीज़ पर इस वक्त तक मेहनत नहीं करेगा जब तक इसके पास पैसा ना हो, मार्केट में इस चीज़ की डिमांड ना हो। 18वीं सदी में इस पॉइंट ऑफ व्यू से हालात साजगार बनते जा रहे थे। मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़े थे। बैंक ऑफ इंग्लैंड और दूसरे बैंक वजूद में आ चुकी थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा सरमाया इकट्ठा हो रहा था। एक काबिल और होशियार आदमी के लिए अब कहीं ज़्यादा आसान हो गया था कि वो अपने कारोबार में नए कीमती और तरक्की याफ्ता तरीक़े ईजाद कर सके। ये वजह थी कि जब वॉट का इंजन मार्केट में आया तो इसने इंग्लैंड की फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में फ़ौरन शोहरत हासिल की। 1800 तक ये 30 कोयले की खानों, 22 तांबे की खानों और 17 शराब की भट्टियों और 84 सूत की मिलों में इस इंजन का इस्तेमाल होने लगा। इस इनकलाब ने ट्रांसपोर्ट के ज़राए में भी तब्दीलियाँ पैदा की, क्योंकि अगर खेतों से खाम माल कारखानों तक और कारखानों में तैयार होने वाली चीज़ें जल्द से जल्द बाजार ना पहुँचाई जाती तो इससे फैक्ट्री के मालों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता। इसलिए ट्रांसपोर्ट को बेहतर से बेहतर बनाना भी ज़रूरी हो गया था। इन्हीं ज़रूरतों ने सड़कों और नहरों की खुदाई करा दी। 19वीं सदी तक सड़कें अच्छी खासी बन गई थी। इसके बाद रेल और भाप से चलने वाले जहाज़ों का रिवाज शुरू हुआ। नहरें चौड़ी की गई और ट्रांसपोर्टेशन में इससे काफ़ी आसानियाँ पैदा हो गई। आबादी में इजाफा, ट्रांसपोर्टेशन में सहूलत, खेती और इंडस्ट्रीज़ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंजेस, डेवलपमेंट, ये सब आपस में बहुत जुड़े हुए थे और इनमें बहुत गहरा ताल्लुक़ रखते थे। इस तरह ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की हुई, हर डिपार्टमेंट आगे बढ़ने लगा। लिटरेचर, साइंस, रिसर्च, ज़िंदगी के हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक शोबे में तरक्की होने लगी और नए नए डिपार्टमेंट्स, नए नए शोबे वजूद में आने लगे और यहीं से कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई। इसके बाद यूरोप तरक्की की पटरी पर इस तरह आ गया, इस तरह दौड़ने लगा कि पहली जंग के के बाद ही जाकर थम गया। पहली जंग में उसे खासा नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन उसने इस नुकसान की भरपाई बाद में फ़ौरन कर दी। तो ये थी यूरोप की तरक्की की मुख्तसर कहानी। इसमें अगर तफसील में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम आज बात को यहीं ख़त्म करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके मन में कुछ डाउट हो या आप जिस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, हम इस पर वीडियो बनाएंगे।